हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका डॉक्टर सैफी लाइफ चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं अष्टांग हृदय के चैप्टर नंबर 7 अनुरक्षा अध्याय की। तो इससे पहले हमने चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 6 तक जो नोट्स हैं वो अपने चैनल पे प्रोवाइड कर दिए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 अनुरक्षा अध्याय की। तो इसमें जो अनुरक्षा अध्याय है इसमें त्रिउपस्तंभ का वर्णन है। त्रिउपस्तंभ कौन कौन से हैं? आहार, निद्रा व ब्रह्मचर्या। इन तीनों को त्रिउपस्तंभ बोला गया है। और जो त्रिस्तंभ हैं, त्रिस्तंभ कौन कौन से हैं? वात, पित्त और कफ। स्तंभ, स्तंभ यानी कि स्तंभ इस तरीके से बोला गया है, जो हमारा शरीर है जैसे एक मकान होता है तो मकान पिलर्स पे खड़ा होता है, इसी तरीके से जो हमारा शरीर है, शरीर जो है वात, पित्त, कफ पे खड़ा है। इसको स्तंभ बोला गया है, पिलर्स बोला गया है हमारी बॉडी का, वात, पित्त, कफ को। और जो उपस्तंभ है, उपस्तंभ किसको बोला गया है? आहार, निद्रा व ब्रह्मचर्या। तो जो अनुरक्षा अध्याय है इसमें त्रिउपस्तंभ के बारे में बताया गया है, यानी कि आहार, निद्रा व ब्रह्मचर्या के बारे में बताया गया है। तो हम इसमें अब देखेंगे एक एक करके तीनों को। सबसे पहले इसमें बताया गया है आहार के बारे में। तो इस अध्याय में वर्जनीय आहार का वर्णन है। विषाक्त, विष से दूषित भोजन व विरुद्ध आहार का वर्णन इसमें है। मतलब आहार तो है, जैसे आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्या तीनों का वर्णन है। तो आहार में मेनली विषाक्त भोजन, जो दूषित भोजन होता है या जिसमें पॉइजन मिला हुआ होता है, वो जो भोजन है उसके बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है मेनली। तो देखते हैं विषाक्त भोजन। विषाक्त भोजन के लक्षण क्या क्या होते हैं? मतलब जो जिसमें पॉइजन मिला हुआ है वो हमें कैसे पता चलेगा कि वो भोजन पॉइजनस है, उसमें जहर मिला हुआ है, विषाक्त है वो। तो लक्षण क्या क्या होते हैं? जो वो होता है भोजन, वो सांद्र होता है, द्रव होने पर छाना नहीं जा सकता, देर से पकता है। जहर मिला हुआ होगा तो वो देर से पकेगा। जो उसकी भाप होगी वो मोरकंठ के समान होगी। मोह, मूर्छा व लाला स्त्राव करता है, यानी कि जब ऐसे भोजन को खा लेते हैं तो उससे मोह होता है, मूर्छा आती है, लाला स्त्राव होता है यानी सलाइवेशन होता है मुंह से। वर्णगंध में हीन होता है। विष वाले व्यंजन शीघ्र सूख जाते हैं, जिसमें विष मिला हुआ हो ऐसे व्यंजन एकदम सूख जाते हैं। पानी में प्रतिबिंब अधूरा विकृत दिखता है, यानी कि जो प्रतिबिंब है वो अधूरा दिखाई देगा या फिर विकृत दिखाई देगा, सही से दिखाई नहीं देगा। अब इसमें जो कुछ फूड दे रखे हैं, खाने दे रखे हैं, उनमें जो रेखाएं बनती हैं उनके अकॉर्डिंग बताया गया है। तो ये हम देख लेते हैं एक एक करके। जैसे मांस रस है, मांस रस में विष के कारण नीली रेखा पड़ती है, ये याद रखना है। दूध है, अगर दूध में जहर मिला हुआ है तो उसमें ताम्रवर्ण की रेखा पड़ेगी। अगर दही है, दही में किसी ने जहर मिलाया है या विष मिलाया है तो उसमें स्याव वर्ण की रेखा पड़ती है। तक्र यानी कि मट्ठा, मट्ठे में अगर किसी ने जहर मिलाया है तो उसमें सफ़ेद और काली वर्ण की रेखा पड़ती हैं। घृत में अगर किसी ने विष मिलाया है तो वो पानी के समान रेखा पड़ती हैं उसमें। मस्तु में अगर कोई विष मिला हुआ है तो उसमें कपोत वर्ण की, यानी कि कबूतर के वर्ण की रेखाएं पड़ती हैं। तुषोदक में अगर विष है तो विष के कारण तुषोदक में काली वर्ण की रेखा पड़ेंगी। मध्य, मल और मधु में हरे वर्ण की, तेल में गुलाबी वर्ण की रेखाएं दिखाई पड़ती हैं। ये लक्षण हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं परीक्षा। हम परीक्षा कैसे करेंगे? जैसे किसी भी फूड में, किसी भी चीज़ में जहर मिला हुआ है तो उसकी हम परीक्षा कैसे करेंगे? तो 2 प्रकार की परीक्षा बताई गई है। तो 2 प्रकार से विषाक्त अन्न की परीक्षा बताई गई है। पहली अग्नि में जलाकर और दूसरी पशु पक्षियों को खिलाकर। तो एक एक करके हम दोनों परीक्षाओं को देख लेते हैं। अग्नि में जलाकर कैसे? पहले है अग्नि में जलाकर परीक्षा। तो अगर कोई भी फूड है या कोई भी चीज़ है जिसमें विष मिला हुआ है, उसको अगर हम अग्नि में जलाते हैं तो अग्नि जो है एक ही आवर्त में घूमती है, बहुत चट चट की आवाज़ करती है। ज्वाला व धूप मयूर कंठ के समान हो जाती है। मयूर का जो कंठ होता है, जो मोर का कंठ होता है, उसके समान ज्वाला हो जाती है। या तो ज्वाला होती ही नहीं है, या तो उसमें ज्वाला होगी ही नहीं। उग्र गंध वाली होती है, तेज गंध वाली। ये सब ज्वाला में दिखाई देगा अगर आप जलाओगे तब। अगर फिर या तो हम पशु पक्षियों के द्वारा देखते हैं। पशु पक्षियों द्वारा परीक्षा दूसरी है। तो मक्खी जो है वो भोजन खाने बाद मर जाती है,
कौवा का छीड़ स्वर हो जाता है। तोता या मैना अगर उस विष अन्न को खाते हैं तो वो ज़ोर से बोलते हैं। अगर हंस खाता है तो वो लड़खड़ाने लगता है उस भोजन को खा के, अगर उसमें विष मिला हुआ होगा तो। चकोर अक्षी वैराग्य हो जाता है। कपोत मृग कोयल की सून या मृत्यु हो जाती है। वानर बंदर शक्र मुंचती मल त्याग कर देता है एकदम। अगर बंदर वो भोजन खाता है तो वो शक्रत मुंचती मल त्याग, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ से। अगर मयूर यानी कि मोर वो भोजन खाता है तो वो नृत्य करने लगता है। मयूर की दृष्टि से विषमंद तेज होता है। मयूर ये है, मयूर की दृष्टि से विषमंद तेज होता है, मंद और तेज होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका शरीर पर क्या प्रभाव होता है। बॉडी पर अगर हमने विषाक्त अन्न खा लिया है तो उसका हमारी बॉडी पर क्या प्रभाव रहेगा। तो स्पर्श से स्पर्शगत प्रभाव, मुखगत प्रभाव, अगर स्पर्श से स्पर्शगत प्रभाव, अगर जो पॉइज़न है या विष है हमारी स्किन पर लगा है तो उससे त्वगगत प्रभाव होगा। अगर हमने वो खा लिया है तो वो मुखगत प्रभाव होगा। अगर वो हमने खा लिया है और स्टमक तक पहुंच गया है आमाशयगत तक तो आमाशयगत प्रभाव और देन पक्वाशयगत प्रभाव, ये हम देखेंगे। तो स्पर्श से अगर कोई जो विष है वो हमारे स्पर्श हो गया है तो उससे कंडू, दहा, सुक्ति, नखरोम का गिरना, शोफ आदि ये लक्षण हमें दिखाई देंगे। अगर मुखगत विष है तो मुखगत विष में क्या लाला स्राव होगा यानी कि सलाइवेशन होगा बहुत ज़्यादा। जीवा ओष्ठ की दृढ़ता, जकड़ जाएंगे। दंत हर्ष, दहा, रस की अप्रतीति, रस पता नहीं चलेगा कि कौन सा रस हमने लिया है। हनु स्तंभ होता है। आमाशयगत विष में अगर विष जो है हमारे आमाशय में पहुंच गया है तब क्या होगा, हमें वमन होगा, मूर्छा आएगी, चक्कर आएंगे, मूर्छा आ जाएगी, बेहोशी, हृदय रोग होंगे, शरीर पर बिंदु समान छाले पड़ जाएंगे। ये आमाशय स्टमक हमारे हार्ट के पास रहता है तो इससे हृदय रोग पे इफेक्ट पड़ता है। फिर दैन देखते हैं हम पक्वाशयगत विष। पक्वाशयगत विष में अनेक रंगों का वमन होता है, बार बार मूत्र त्याग, अतिसार, पांडु, बल का ह्रास, ये हम पक्वाशयगत विष में देखते हैं, ये लक्षण आते हैं, ये प्रभाव होता है। इसके बाद देखते हैं हम इसकी चिकित्सा, विषाक्त अन्न की चिकित्सा। सामान्य उपक्रम क्या है, हमें वमन विरेचन के बाद वमन विरेचन से शोधन कराना है। वमन विरेचन कराएंगे, वमन विरेचन से जो हमारा विष है वो निकल जाएगा। उसके बाद क्या करना है, हमें ताम्र भस्म प्लस मधु ये देनी है। जब हम वमन विरेचन करा देंगे, वमन विरेचन कराने के बाद हम उसको देंगे ताम्र भस्म और मधु। और ये क्यों देते हैं, क्योंकि ये विषनाशक होती है। और ताम्र भस्म प्लस मधु हृदय शोधन के लिए। फिर इसके बाद देते हैं स्वर्ण भस्म हृदय को बल देने के लिए, ये है 1 शांड बराबर 3 ग्राम या 1/4 तोला। इसके बाद हम देखते हैं विशिष्ट उपक्रम, विष के अन्न के विशिष्ट उपक्रम। जो विशिष्ट उपक्रम चिकित्सा में देखते हैं, तो अज्ञात विष है तो उसमें खस, उशीर, चंदन, तालीज, गिलोय आदि से लेप, अभ्यंग या परिशेकन करना है। यानी कि जो ये औषधियाँ बताई गई हैं इनका हमें लेप करना है, मालिश करनी है। अगर मुखगत विष है तो मुखगत विष में जो यही ऊपर औषधियाँ बताई गई हैं, खस, उशीर, चंदन, तालीज, इनसे इन औषधियों का गंडूश करना है। अगर आमाशयगत विष है तो वमन करना है, पक्वाशयगत विष है तो विरेचन करना है। फिर इसके बाद जो ये पॉइंट दे रखे हैं ये आपने याद रखने हैं। शिरीष जो है वो श्रेष्ठ विषनाशक द्रव्य है। अग्र द्रव्यों में आचार्य चरक ने शिरीष को श्रेष्ठ विषनाशक द्रव्य बताया है। फिर स्वर्ण क्या है, स्वर्ण का पान करने से, पीने से विष का प्रभाव नहीं होता है। विषनाशक द्रव्य जो है वो कौन कौन से बताए हैं, स्वर्ण, शिरीष, बाकुची, हल्दी आदि ये विषनाशक द्रव्य बताए गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं विरुद्ध आहार। विरुद्ध आहार इससे आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और वीडियो पर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।